खबरों के खिलाड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे राहुल गांधी के उस दौरे की जो इस वक्त वो विदेश में है और विदेश से जाकर उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली हैं जो कांग्रेस को तो बहुत पसंद आ रही हैं, बीजेपी को बहुत तंग भी कर रही हैं। बीजेपी दिन भर उनकी प्रतिक्रियाएं दे रही है, यहाँ तक कि वो जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, इस नारे को वो भारत जोड़ो यात्रा से निकाल कर पहले लंदन लेके गए और इस वक्त वो वॉशिंगटन में है, वहाँ पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, परिचय एक बार फिर करा दूं। शुभ रास्ता जी मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका पूर्णिमा जी। रामकृपाल सिंह जी है, बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। प्रवीण तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका। और शिवम त्यागी हमारे साथ है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, राहुल गांधी से मैं आपकी शुरुआत करना चाहूँगा इस कमेंट में, क्योंकि पिछले ये जानना ज़रूरी है कि क्या राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं, जैसा बीजेपी कह रही है कि उनको देश की अवमानना करने में, देश के संविधान के को नीचा दिखाने में विदेशी धरती पर आनंद आता है, मजा आता है? अवमानना कहाँ हो गई? राहुल गांधी जब इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे हैं तो वो वही बात बोल रहे हैं जो देश में बोलते हैं। आप क्या कल्पना करते हैं कि राहुल गांधी जाएं, वहाँ इंडियन डायस्पोरा हो, वो कहें कि भारत में मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ शांति है, बड़ी तरक्की हो रही है, ये बोलेंगे? अगर 2013 में मोदी जी को वीज़ा मिल गया होता अमेरिका का, और वो जाके इंडियन डायस्पोरा में क्या बोलते कि मनमोहन सिंह की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पॉलिसी पैरालिसिस कोई नहीं है, वो भी यही बोलते कि पॉलिसी पैरालिसिस है सरकार और हम चाहते हैं कि सरकार वहाँ बदले देश, बोलते ना बोलते। अरुण जेटली की एक क्लिप मैं देख रहा था, जब मोदी जी वहाँ बोल के आए थे बाहर कांग्रेस सरकार के बारे में, यूपीए गवर्नमेंट के बारे में, तो अरुण जेटली ने उसको डिफेंड करते हुए कहा था कि टेक्नोलॉजी का युग है, अब देश में बोलो या विदेश में बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ बोलते हैं वो पूरी दुनिया में 1 मिनट में पहुँच जाता है। तो वही बात मैं भी कह रहा हूँ। और राहुल गांधी कोई डेलीगेशन तो गए नहीं थे सरकारी डेलीगेशन में कि भारत सरकार का डेलीगेशन हो, उसमें एज MP गए हों और वहाँ विदेशी डेलीगेशन के सामने बोल गए हों, वो होता तो गलत होता। वो एक निजी यात्रा पर गए, निजी यात्रा में भारत के डायस्पोरा को, भारतीय नागरिकों के बीच बात कर रहे हैं, उन्हें नाराइज के बीच में बात कर रहे हैं, जिनके बीच में पहले तमाम सारे हमारे बीजेपी के तमाम मित्र लोग जाते रहते थे। तब चूँकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ये सब था नहीं, तो चीज़ें वायरल नहीं होती थी, कहीं खबर वहाँ लोकल खबरों में छप जाती थी, यहाँ कोई चिंता नहीं करता था। अब ज़्यादा एक सेंसिटिविटी बढ़ गई है और राहुल गांधी तो ऐसा टॉपिक है बीजेपी के लिए कि वो बोले तो उस पर चर्चा होगी, ना बोले तो चर्चा होगी। अगर कुछ नहीं बोलते तो बता देखो गए कुछ नहीं बोल के आए, क्या बोल के आए भाई, कुछ आता ही नहीं है। तो वो दोनों तरह से कि कहते हैं ना तो कि क्या है विनोद जी, क्या राहुल गांधी के ट्रैप में है बीजेपी इस टाइम? अब ये तो भाई बीजेपी वाले जाने किसके कौन किसके ट्रैप में, आप बताइए ना आपको। नहीं, मैं देखिए ये राजनीतिक दलों की अपनी राजनीति है। अब बीजेपी कह सकती है वो मेरे ट्रैप में राहुल गांधी है, तो दोनों बीजेपी ये कह सकती है कि मेरे ट्रैप में राहुल गांधी की कांग्रेस कह सकती है बीजेपी की राहुल गांधी के ट्रैप में है। नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे लगता है राजनीति, देखो अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो बीजेपी रिएक्ट करेगी एज ए, और मोदी जी बोलेंगे तो कांग्रेस रिएक्ट करेगी, ये मतलब स्वाभाविक है। मैं तो इसको कुछ भी अस्वाभाविक नहीं मानता। ये शिवम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी, जो आप एक सांसद भी नहीं है, जो एक सामान्य नागरिक पासपोर्ट पे बाहर गए हुए हैं, उनको बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है? जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है राहुल गांधी, वहाँ कुछ भी बोले आप इग्नोर कर दीजिए, क्यों उनको बड़ा कर रहे हैं? ज़्यादा आसान काम तो अमित मालवीय और उनकी टीम कर रही है, उन पर रिएक्शन दे के उनके ट्वीट को दिखा के। राहुल गांधी अनकोट अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। एक चीज बताइए, कितने सांसदों के पीछे वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में? वो राहुल गांधी के पीछे ही घूम रहे हैं। वो इस हैसियत से नहीं घूम रहे हैं कि वो वायनाड के सांसद है, बिल्कुल नहीं। वो इस हैसियत कहाँ है अभी? तो चलिए, सांसद भी नहीं है, जो भी है हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गए, लेकिन हैसियत उनकी आज भी वही पार्टी प्रेसिडेंट वाली है, वरना और किसी के पीछे ही यात्रा नहीं है। होना तो खड़गे जी के पीछे गए तो सामान्य पासपोर्ट पर ही है, कहाँ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर गए, लेकिन उनकी जो एक छवि है, उनके बारे में जो पार्टी में सिस्टम है, उनकी जो मीटिंग्स में उनकी एक भूमिका है, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, करना चाहिए, 1000% करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, अगर इग्नोर कर देते तो किसी को पता ही नहीं चलता। नहीं, इग्नोर क्यों कर दे? अब इग्नोर कर सकते थे। मैं एग्जांपल देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को गाली वो हिंदुस्तान में भी देते हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी देते, कोई बात नहीं, उनका काम है, वो सुबह से शाम तक लिस्ट है 90, 93, 94 टाइम्स उन्होंने दी है। लेकिन जब वो जाकर इंटरनेशनल डायस्पोरा पर बात कर रहे हों और वो हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करें और उस पर टीका टिप्पणी करें तो बात होगी। एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि हिंदी में उसका रूपांतरण ये है कि अगर बीजेपी जब प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं कर पाती तो ये सेंगोल को ले आते हैं, लाइंग डाउन एंड ऑल दैट। आरंट यू हैप्पी दैट आई एम नॉट डूइंग इट?
अब सुमित जी, मेरी आदत है अपने से ज्यादातर बुजुर्गों के जो भी कोई मिले पैर छूना। वो तो मीडिया में आकर मेरा बंद हो गया क्योंकि चारों तरफ ज्यादातर बुजुर्ग ही हैं, तो अब सबके छूंगा, एक का भी मिस हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वरना मेरी आदत है शुरुआत से, और मेरे देश में संस्कृति भी है। तो अब अगर मेरा कोई दोस्त जो है लंदन में जाकर इंटरनेशनल डायस्पोरा पर उस बात का मजाक बनाने लगे, तो क्या यह जायज है? नंबर वन, इस बात पे पहला सेंगोल को लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया कि सेंगोल की क्यों पहुंच छूने पर मजाक नहीं उड़ाया, साष्टांग पर, लाइंग डाउन पे उनका मतलब सेंगोल के लेके। अगर वो लाइंग डाउन मोदी जी ने भगवान राम के आगे किए थे अयोध्या में, तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाया। सेंगोल नहीं, सेंगोल प्रतीक है सर, सेंगोल प्रतीक है। मेरे गांव के कुल देवता के सामने भी मैं सर झुकाता हूं। क्या बात कर रहे हैं? राम मंदिर में जब आडवाणी जी यात्रा निकाल रहे थे, तो इस देश में जहां से भी यात्रा निकलती थी, लोग वहां पर दंडवत होकर प्रणाम करते। संस्कृति है मेरी। सेंगोल को लेकर सवाल है, वो राम मंदिर को लेकर सवाल है, दंडवत को लेकर सवाल है। तारीफ करूंगा जी, शो में बहुत अच्छा ट्विस्ट दिया है। मतलब दंडवत को ही उन्होंने बना दिया। अब सर दूसरा, जबकि मोदी जी ने जब दंडवत किया था पार्लियामेंट को, तब कोई आलोचना नहीं हुई। जब वो राम मंदिर में जाके दंडवत करते हैं या विश्वनाथ जी के मंदिर में दंडवत करते हैं, तो अब तो कोई आलोचना सर देखिए, आलोचना सेंगोल पर बात, लेकिन ट्विस्ट देने में नहीं, सेंगोल पे ही सेंगोल पे ही दंडवत पे ही चोट की गई। और जब वो कहा गया ना, आंट यू हैप्पी दैट आई एम नॉट लाइंग डाउन, मतलब आप अपने आप को एक अल्ट्रा लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, करिए, नो प्रॉब्लम। पहला, बीजेपी ने उस पर रिएक्ट किया। दूसरा, बीजेपी ने रिएक्ट किया मुस्लिम लीग को लेकर, खासतौर पे इंडियन मुस्लिम लीग की लेकर बात हुई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक पार्टी जो 1906 में, मेरा ख्याल जहां तक अगर मैं सही हूं तो रजिस्टर्ड हुई धर्म के आधार पर, उसकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है। खैर और भी पार्टियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं। दूसरा, जिसकी पार्टी का सदर एक ज़माने में इस हिंदुस्तान के विभाजन का हिस्सा रहा हो, और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो लिखा है उसके आधार पर 15 लाख लोग मारे गए हों, उसकी एक इंडियन यूनिट है, और जिसका मैनिफेस्टो, और ख़ास तौर पर अगर आप उसकी वेबसाइट उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर शरिया से लेकर वो हर चीज़ का समर्थन करते हैं। उसको आप सेक्युलर कहते हैं। और एक संगठन है जो इस देश में 1925 से काम कर रहा है, जो लगातार बाढ़ से लेकर, सूखाग्रस्त से लेकर, भूख से लेकर, हर चीज़ में काम करने से लेकर, वो आपके लिए कम्युनल है। मतलब आप तो इस तरीके से लेजिटिमाइज कर दे रहे हैं मुस्लिम लीग को कि जैसे उनसे बेहतर संगठन तो कोई है ही नहीं। दूसरा क्रिटिसिज्म यहाँ, अगर कोई भी ऐसी बात जो एक विचारधारा में फ्रेम नहीं होती, मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना है, एक्सेप्टेड। या राहुल गांधी को कर रहे हैं, मनमोहन जी को कर रहे हैं, एक्सेप्टेड, मैं मानता हूं। लेकिन जो भी कोई देश को क्रिटिसाइज कर रहा है, जैसे कि अभी कर्नाटक के चुनाव से पहले वो जब लास्ट टाइम गए थे, वहां जाकर उन्होंने कह दिया कोर्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोर्ट्स मतलब सरकार के कंट्रोल में है, मीडिया सरकार के कंट्रोल में है, और इसके अलावा जो है लोकतंत्र में बुरा हाल चल रहा है, चुनाव आयोग सरकार के कंट्रोल में। और एक तरफ देखिए हमारे इतने सारे पत्रकार हावी ही हम पे रहते हैं हमेशा, अभी भी आप देख ही रहे होंगे, लोकतंत्र भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है, आप जीत भी रहे हैं। लेकिन जब आप इस देश के बेसिक फैब्रिक पर जाकर हिट करोगे, तो मुझे लगता है बात होगी उस पर। मैं एक छोटी सी बात एक छोटी सी बात में आज शिवम भाई का काम कर देते हैं थोड़ा सा। मतलब कि कुछ चीज़ें जो वो काम की नहीं उठा पाए वो उठा देते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी पर कांग्रेस कितना ट्रस्ट कर रही है, ये वो पूरा भरोसा दिखा रही है, उनकी ताकत के रूप में सामने आए। हाँ, राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको समझें कि उनके ऊपर कितनी निर्भर है पार्टी। लिहाजा अभी दो मुद्दे, अभी सेंगोल का मुद्दा बताया, मुस्लिम लीग का मुद्दा बताया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, जिससे ये शुरुआत हुई थी, वो दो मुद्दे थे। एक तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए उनके सामने, और दूसरा उसमें उनकी कोई गलती नहीं भाई, वो तो विरोध हो रहा है। मैं बताता हूँ कि उसमें क्या गड़बड़ कर गए वो। दूसरी चीज़, गुरु नानक देव पर उन्होंने जो थाईलैंड वाली बात कही, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, वो मैं वही कह रहा हूँ कि आप शायद भूल गए होंगे, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ वो चीज़ें, ठीक है। अब एक मिनट, आइए इसको जरा मैं संक्षेप में अपने कमेंट को वाइंड अप कर दूं। अब कुल मिलाकर राहुल गांधी जब खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, तो उनके जैसा बड़ा व्यक्ति या बड़ा कद अगर मुस्कुरा भी देता है ना, तो वो भारी पड़ जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को उनके सामने बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना, वो बहुत छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं। आप देखिए बजरंग दल वाले मुद्दे को, छोटा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा बना कि उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति हो गई। यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगते हुए कोई समर्थन तो कर नहीं रहे, उन्होंने भाषण समाप्त कर दिया, चलेगा, यानी वो भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उनका मुस्कुराना वो भारी पड़ गया। ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं जो एक बड़े नेता को ध्यान रखने चाहिए। और
क्या जरूरत है, मतलब क्या फायदा हुआ नानक देव जी का जिक्र करके, या मुझे नहीं पता कि वो किसको इंप्रेस करना चाह रहे थे और कितना उससे प्रभाव। कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो किसी मुद्दे पर है, बिल्कुल विनोद जी ने ठीक कहा कि वो पॉलिसीज पर बात करें, वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं या सरकार की पॉलिसीज पर, ये कांग्रेस पहले ही क्लेरिफाई कर चुकी है कि हम यहाँ पर अपने देश के खिलाफ नहीं बोलते, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, या अगर उसमें कोई खामियां हैं, कोई नीतियों में खामियां हैं तो उनके खिलाफ बोलते हैं, बोलते रहिए। आप कई ऐसे मुद्दे और कई बार बोलने के, विदेश में जाके ये बोलना कि जुडिशरी काम नहीं कर रही है, मीडिया सरेंडर्ड है, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, इससे क्या इंप्रेशन जा रहा है? जैसे देश में हिटलरशाही चल रही है, ये विदेशी धरती पर जाके इस तरह के बयान देने से क्या राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है? मैं इससे पूरी तरह से ना इत्तेफाकी जताता हूं। पहले भी हम चर्चा कर चुके, लंदन में भी तो यही हुआ था, कैम्ब्रिज में जब बोल के आए थे तो उनके समर्थक थे, इंदिरा गांधी का उदाहरण रखकर कह रहे थे कि आपकी दादी जो है कभी अपने देश के मामलों को, जेल जाने की बात को भी उन्होंने नहीं कहा था, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आपको ऐसे मुद्दे नहीं उठाना चाहिए। मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि जुडिशरी पर, लोकतंत्र और मीडिया पर, बिना मीडिया में आए वो कर्नाटक जीत जाते, बिना मीडिया में आए कर्नाटक की आवाज़, कर्नाटक की जनता तक आवाज़ पहुंच जाती। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। सर आप कुछ बोलना चाह रहे जी, बताइए। राहुल गांधी का दौरा कैसा आंकेंगे आप? जो एक सवाल अभी आपने पूछा कि राहुल जी जो भी बोल रहे हैं कि वो निरर्थक बोल रहे हैं या उनमें अपना फ़ायदा नुकसान ढूंढ रहे हैं। जी देखिए, राहुल जी में इतना तो फ़र्क आया है, कर्नाटक इलेक्शन से पहले जब वो ब्रिटेन में थे तब उन्होंने कहा था भारत में लोकतंत्र नहीं है। जब अमेरिका गए हैं तो कम से कम ये नहीं कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। इतनी समझदारी तो है उनमें। दूसरी बात, जो कर्नाटक में उन्होंने कमाया है वो उसको गंवाना तो छोड़िए, वो उसको ऐसी जगह पे जमा करना चाहते हैं कि ताकि उस पर ब्याज मिले। कर्नाटक में बाबरी विध्वंस के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब माइनॉरिटी वोट किसी भी रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी को पूरी तरह से छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आया है। ये जो कहा है कि मुस्लिम लीग सेकुलर है, इसका बड़ा संदेश है, बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है जो क्लियर कट है। बीजेपी को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं, मैं आगे कह रहा हूँ, बीजेपी को उनके इस बयान से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं बताऊं आपको, इस पे जो सबसे ज़्यादा चिंतित होने वाली बात है, जैसे जेडीएस, जैसे दिल्ली में क्या हुआ था कि कांग्रेस समाहित हो गई थी आप में, बीजेपी का वोट वो तब भी इंटैक्ट था, आप बन गई। ऐसे ही कर्नाटक में जेडीएस समाहित हो गई कांग्रेस में। अब सवाल इस बात का है कि परेशानी होगी बंगाल में, परेशानी होगी बिहार में, परेशानी होगी उत्तर प्रदेश में, बाकी जगहों पर और पूरे देश में। राहुल अपनी वो ताकत ढूंढ रहे हैं चाहे जहां से मिल जाए। जो कोर स्ट्रेंथ होती थी उनकी, उस कोर स्ट्रेंथ का अगर एक हिस्सा लौट रहा है वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, उसका एक्सटेंशन है। और जाहिर सी बात है कि जब जिस पार्टी के साथ मिल करके वो सरकार में हैं या मतलब चुनाव लड़ते हैं, उस पार्टी को वहाँ जा करके ये तो कह नहीं देंगे कि ये कम्युनल है। तो जो भी उन्होंने कहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि वो एक बड़ा मैसेज है। उससे अगर परेशान होना है तो क्षेत्रीय पार्टियों को, और आप देख लीजिए उसका परेशानी का बयान आने शुरू हो गए हैं। केसीआर का जो लेटेस्ट बयान है, या जिस तरह से कर्नाटक के रिजल्ट के बाद जैसे आ रहा है, ममता बनर्जी को एक भी कांग्रेसी विधायक रास नहीं आया, फट से उसको पार्टी मिला लिया, क्योंकि वो बाई इलेक्शन में जो जीता था वो उसमें मुस्लिम वोट कुछ चले गए थे, ये ममता को पता है। अब मैं ये कह रहा हूँ, तो राहुल गांधी जी मुझको लग रहा है कि पहले सेंसिबल बातों कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी का, इसमें तो कोई दो राय नहीं, देखिए डिफैक्टो ही इज़ द कांग्रेस और वो रहेंगे कांग्रेस, ईमानदारी की बात यह है। और देखिए, राहुल गांधी को वही स्थिति जो कभी बाला साहब ठाकरे की या कांसीराम की अपनी पार्टी में हुआ करती थी, और ये आगे भी रहेगी। सुप्रीमो ऑब्वियस है, जो आदमी अभी तय कर रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पायलट, और इनको बैठा के समझा सकता है जो कोई दूसरा नहीं कर पाया, तो देखिए वो है। मेरा कहना यह है कि ये जो मैसेज है उनका कि हमारी तरफ ये लौट आए, और इसको लेके जो चल रहे हैं, और जो
खतरा ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए है, क्योंकि बाकी जगहों पर पार्टियां ऐसी नहीं है क्षेत्रीय कि जो जेडीएस की तरह कांग्रेस में समाहित हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग एनालिसिस है पूर्णिमा जी। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश, मुसलमानों का साथ मिला कर्नाटक में, मुस्लिम लीग की याद आई, मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया ताकि पूरे भारत के मुसलमानों में ये संदेश जाए कि हम ही आपके खैर ख्वाह हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे तो आपका ज़्यादा भला होगा, बजाय इसके कि आप रीजनल ताकतों के साथ रहें। कांग्रेस को, जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, कांग्रेस को क्या मुसलमानों का साथ मिलेगा 24 के चुनावों में? नहीं, और रीजनल पार्टीज कितनी परेशान पहले होंगी? एक चीज मैं क्लैरिफाई करूं, जी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जब बात आई तो वो अपनी तरफ से जाके उन्होंने बयान नहीं दिया था, उसको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। उनसे पूछा गया था कि आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और वहां आपकी पार्टी केरला में उनके साथ अलायंस में है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? तब उन्होंने कहा था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है, तो हमको उससे तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या हमारे अभी रिसेंट हिस्ट्री में IUML का कोई भी तरह का किसी भी उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी में या किसी तरह के दंगों में हाथ आया है? नहीं आया है। तो उनको एज अ सेक्युलर पार्टी डिक्लेयर करने में ना बीजेपी को परेशानी होनी चाहिए और कांग्रेस को भी तो खैर नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक जहाँ तक साधने की बात है, तो वोट बैंक तो हर पार्टी साधना चाहती है। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि इस तरह का जवाब देके वो वोट बैंक सधेगा तो उसमें कोई गलती हमें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट हमें खुश होना चाहिए कि थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें अब आ रही है और वो थोड़ा पॉलिटिकल नफा नुकसान सोच के भी बातें करने लगे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि रीजनल पार्टियों के लिए मैसेज है, हाँ बिल्कुल रीजनल पार्टियों के लिए मैसेज होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे चुनाव हमारे सामने हैं और जिस तरह से दिख रहा है माइनॉरिटी वोट शिफ्ट होता हुआ बैक टू कांग्रेस। रामकृपाल सर ने बिल्कुल सही कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद विध्वंस के बाद से जैसे मुस्लिम्स ने कांग्रेस को बिल्कुल डंप कर दिया था, उस माइंडसेट में अब चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से परेशानी होगी रीजनल पार्टीज को, और कांग्रेस इस बात को समझ रही है। वो उनके और राहुल गांधी भी समझ रहे हैं। सरप्राइजिंगली मुझे ये देख के अच्छा लगा कि उनको भी ये बात समझ में आ रही है। तभी उन्होंने इस बार जो अपोजिशन यूनिटी की चर्चा के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक कदम आगे जाके बयान दे दिया कि सिर्फ यूनिटी होने से कोई बात नहीं बनेगी, विजन भी सेम होना चाहिए सारी पार्टियों का, सिर्फ हाथ मिला लेने से काम नहीं चलेगा, एक एजेंडा कॉमन होना चाहिए। तो ठीक है, राहुल गांधी थोड़ा पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं, आगे वो दिखा रहे हैं वो अपनी तरफ से आगे बढ़ के, तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि कांग्रेस एज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए अपना अच्छा एक भविष्य संभाल रही है। मुसलमानों को साधने के चक्कर में विपक्षी एकता की बैंड तो नहीं बजा रहे राहुल गांधी? आपको ध्यान होगा पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो मैंने कहा था, मैं मेंटेन कर रही हूँ ये चीज़, अभी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टी नहीं है, अभी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टीज है। क्योंकि जिस देश में एक यूनाइटेड विपक्ष की जो हम बात बोलते हैं वो यूनाइटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उसको लेकर के मेरा एक लार्जर सवाल, एक लार्जर पॉइंट मैं सेक्युलरिज्म और ये IUML टाइप की जो पार्टीज उन पर मैं कहना चाहती हूँ। हमारे देश में सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ा गया, मैं नहीं जा रही जोड़ना चाहिए था, नहीं जोड़ना चाहिए था, अब जुड़ गया तो संवैधानिक रूप से हम सेक्युलर हैं, मानते भी हैं। हमारे सेक्युलर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नाम के आगे मुस्लिमीन लगा रही है, कोई पार्टी अपने नाम के आगे मुसलमान लगा रही है, और हम इसको बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत रेडिली किए, तो सेक्युलर चीज़ें हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर यही कोई पार्टी हो जो हिंदू नाम ले करके आगे आए, तो हम जितने लोग आज सेक्युलर बोल रहे हैं IUML को, क्या हम उसको आराम से एक्सेप्ट करेंगे कि वो पार्टी भी सेक्युलर है? अगर ये जवाब हम ले लेते हैं तो फिर राहुल गांधी की जो लार्जर जो पॉलिटिक्स उस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। शिव का नाम लगा हुआ है, शिव रखा है नाम उन्होंने, बट शिव को हिंदू सिर्फ सनातन की बात कर सकते हैं। कितने ऐसे मंदिर है शिवाजी के नाम से? नहीं, मेरा कहना है अगर वो भगवान शंकर के भी नाम से है तो भी कितने सारे मंदिरों का एग्जाम्पल। चलिए मैं आगे ले जाता हूँ बातचीत को। अगर मुस्लिम लीग, मुस्लिम नाम रखना दिक्कत है तो चुनाव आयोग बीते 75 सालों से क्या कर रहा है? क्यों मुस्लिम लीग बना हुआ? मैं इसमें राहुल गांधी जी के साथ हूँ। क्यों चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है हमारा? चुनाव आयोग जो है वो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि चाहे इनका नाम हो चाहे ओवैसी साहब की पार्टी का नाम हो। मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ ये चीज, मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ। हमारे देश में चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, सिर्फ अगर चुनाव आयोग ही नहीं, सेक्युलर नहीं है हाँ। तो चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है। अगर मैं मान लूं आपकी बात तो कार्रवाई कर दीजिए, बंद करा दीजिए।
बिल्कुल सुन लेना होना- चाहिए अब देश के हुक्मरानों को जो इस शो को देख रहे हैं कि खबरों के खिलाड़ी की राय से मंच निकल रही है, कि आवाज निकल रही है कि बंद करा दीजिए भाई ऐसी पार्टी। नहीं बिल्कुल, या तो ऐसी पार्टीज को आप बंद करा दीजिए या आप संविधान से सेक्युलर शब्द हटा दीजिए। क्यों एक फार्सिकल शब्द को लेके हम क्यों बैठे हुए हैं? हर तीसरे दिन यही चर्चा हो जाती है। जी बोलिए, मैं आता हूं पीछे आ रहा हूं। हम ये प्रेमाइस लेके क्यों चल रहे हैं कि मुस्लिम वर्ड सेक्युलर नहीं है? मुस्लिम वर्ड में क्या प्रॉब्लम है? जैसे हिंदू वर्ड के साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी नहीं, चाहिए। है, होनी चाहिए एक बहुत प्रॉब्लम, बड़ा- है प्रॉब्लम आप देश किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? मुस्लिम तो समुदाय का नाम है ना, और एक पूरे समुदाय ये मैसेज आता है कि आप सिर्फ एक समुदाय की पार्टी है, जैसे यादव पार्टी कोई नाम रख ले, जैसे हिंदू पार्टी कोई नाम रख ले, इसलिए वो दिक्कत है जो मैं समझ पा रहा तो हूं। उसको अगर संवैधानिक दायरे में उससे दिक्कत होती तो क्या इलेक्शन कमीशन इतने सालों तक चुप रहता? ऑब्वियसली इतने बड़े समुदाय को कोई पार्टी अगर रिप्रेजेंट करने का क्लेम कर रही है तो वो अपने नाम में अगर मुस्लिम लगा ले तो हमको उस अवधारणा से क्यों प्रॉब्लम है? हम क्या इस बात से डर रहे हैं? Respond. हम क्या इस बात से डर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज वो 20% 80 बनाम 20 की राजनीति हमें करनी है तो वो 20 वाला हम बिल्कुल इग्नोर कर दें? क्यों हम इग्नोर करें उसे? पूर्णिमा जी, इसमें इग्नोर की बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मुझे हिंदू से भी प्रॉब्लम होगी, मुस्लिम से भी आगे, प्रॉब्लम आगे, होगी, बिल्कुल। क्रिश्चियन से भी इसके बाद। प्रॉब्लम होगी, पारसी से भी प्रॉब्लम होगी। एक लोकतंत्र में ये बात बिल्कुल ठीक है पूर्णिमा जी कि कोई एक 20% का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप प्रतिनिधित्व करिए, आप अपनी बात रखिए, आप प्रतिनिधित्व करिए, आप अपनी बात रखिए, आप बहुत आधिकारिक रूप से अपनी, जैसे विश्व हिंदू परिषद करता है। लेकिन क्या आप उस नाम पे राजनीति करेंगे? क्या आप पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे? विश्व हिंदू परिषद एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चुनाव में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के किसी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते। मुझे दिक्कत इस चीज से है। अगर हमने सेक्युलर अपने आप को माना है तो, नहीं माने तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो इंटरेस्टिंग बात है। विनोद जी, हाँ बोलिए ना। दो तीन बातें हाँ, एक तो मैं शुभरास्ता जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सेकुलर कंट्री है तो किसी पार्टी के नाम में कोई रिलीजियस शब्द नहीं होना चाहिए, और फिर किसी मठ के महंत को मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए। एक साधु मठ महंत भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, तो दोनों कैसे चलेगा? तो चुनाव लड़के बने सर। नहीं, लेकिन दोनों कैसे? आप मठ का मानती छोड़िए, फिर आप तो चुनाव तो आईओ में भी लड़ती है, वो भी चुनाव लड़की बनती है, वो कौन सा अपने आप अपॉइंटेड हो? तो फिर दोनों चीजें होंगी, वो भी छोड़े ये भी छोड़े। एक तो मैं इससे सुब्रता जी की भावना से बिल्कुल सहमत हूँ। नंबर एक, नहीं आप रिस्पॉन्ड करिएगा। मैं ठीक है, उसमें ये भी कर दो कि जो भजन गाते हैं उनको वोट का अधिकार भी नहीं नहीं, ये नहीं, ये या नमाज पढ़ते नहीं, ये नहीं, ये देखिए, वोट देना और शासन पे बैठना, कुर्सी पे, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। मैं खाली दूसरी बात, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो मौजूदा है, इसकी स्थापना 1906 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और नंबर एक, वो मुस्लिम लीग जो है जिन्ना की चली गई थी, और जिसकी बात शिवम कह रहे हैं उसमें तो श्यामा उसी प्रसाद में से मुखर्जी दो मंत्री थे। मेंबर जो थे उन्होंने बनाया इसको, उसमें ऑलरेडी वो जिन्ना के साथ पहले थे। लेकिन ये रह गए यही भारत में। सुन लेते। और जिन्ना के साथ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस मुस्लिम लीग के मंत्री थे, बरकतुल्लाह के साथ थे कि नहीं थे? नहीं, मंत्री थे ना उस सरकार में, तो फिर उनकी फोटो भी हटा दीजिए। फिर तीसरी बात, नागपुर में जो है मेयर के चुनाव में अलायंस किया बीजेपी ने उसी मुस्लिम लीग से। तीसरी बात कि जो पूर्णिमा जी ने कहा, इस मुस्लिम लीग के खिलाफ इंडियन ई अहमद को बाकायदा विदेश डेलीगेशन में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भेजा था। विदेश राज्य मंत्री जब ये थे ई अहमद, तो वहां से इराक से या कुवैत से कहीं से सारे उनको लेकर जहाज में भर के सारे भारतीयों को वापस लाए थे। और ये तब से लड़ रही चुनाव, भाई चुनाव है कंप्रोमाइज्ड है। जनसंघ और बीजेपी तो कंप्रोमाइज नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाते, चैलेंज करते इसकी वैलिडिटी को कि भाई ये कैसे चल रहा है। और फिर मुस्लिम धर्म तो इस्लाम है ना, मुस्लिम एक जमात है, चलिए उस पर। और अकाली दल क्या है? शिरोमणि अकाली दल, अकाल तख्त के नाम पर अकाली दल है, वो धार्मिक नहीं है, उसकी पूरी राजनीति सारी शब्दावली धार्मिक है। तो वो एसजीपीसी से लेकर के पूरा अकाल तक से डिक्टेट होता रहा वो पॉलिटिक्स उसकी। तो ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा साहब, या तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल एक, मैं तो सहमत हूँ, सबको कर दीजिए, बिल्कुल सहमत हूँ, सबको बैन कर दीजिए। और कि सेकुलर कंट्री है, यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी। हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ती है, वो भी तो लड़ती है चुनाव, हिंदू महासभा बाकायदा चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट लड़ते हैं, वोट नहीं मिलते अलग बात है। मैं तो मेरठ में था, मेरठ में लड़ते थे हिंदू महासभा चुनाव, तो वो भी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसको लेकर के, और वो बात मैं रामगोपाल जी की बात से 200% सहमत हूँ कि राहुल गांधी का निशाना उधर है, मुस्लिम्स को कंसोलिडेट हाँ, करना। और वो बात सही है कि
जो दूसरी जो पार्टियां जो कांग्रेस के वोट बैंक पर राज कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, इस वोट बैंक पर, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक दिक्कत तो पैदा हो सकती मैं है। सियासत पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले कि आपकी बात देखिए, अगर मतलब कौन किससे अलाइंड है इसी तरीके से देखना है तो 1913 से पहले एक दशक तक तो जिन्ना भी कांग्रेस का हिस्सा रहे, फिर तो मतलब ओरिजिनेशन ही दोनों का मतलब कांग्रेस और इसका जो एक ही मामला है। हाँ, तो अब अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये है। दूसरा ये है कि धर्म के आधार पर हाँ, श्रोमणी अकाली दल की जो बात है ये बिल्कुल सच है और ये यदा-कदा उठती भी रही है। मेरा जो मानना है कि आमतौर पर एक पार्टी की विचारधारा होती है और अगर नेहरू जी से उठाकर आप बिल्कुल ऊपर तक आ जाइए तो मुस्लिम लीग को लेकर, अगर मैं नेहरू जी के उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1944 में उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी थी जिसमें उन्होंने जिन्ना को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और कहा है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के बारे में आज तक एक काम नहीं किया वो मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं और फिर बाद में उनका दिमाग खराब हो गया और पता नहीं क्या क्या शब्दावली है उसमें, और फिर बाद में आके आज तक की कांग्रेस उसको कम्युनल मानती है। कहने को तो बीजेपी को भी कांग्रेस कम्युनल मानती है, अब क्या है क्या, और अगर उनकी बात मान ली जाए तो उसको भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाएगा चुनाव आपको। ना बीजेपी कम्युनल है ना मुस्लिम लीग कम्युनल है, यही तो बात हुई। विचारधारा की बात, विचारधारा की बात है कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस आज तक कम्युनल मानती आई है। अब रिवर्स पोलराइजेशन नहीं हाँ, नहीं इसको भी सर नहीं सर नेहरू जी जब तक जिंदा रहे मुस्लिम लीग को लेकर कभी कोई वो नहीं रहा उनका। मुस्लिम लीग को नहीं सर सर एक चीज बताइए, अब बीजेपी थी क्या कभी पहले शुरुआत में? सुनिए तर्क की बात कर रहा हूँ। अगर मुस्लिम लीग कम्युनल है तो क्यों बीजेपी ने सपोर्ट लिया नागपुर के मेयर के चुनाव में? राइट, बिल्कुल। मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है मैं अभी भी मान रहा हूं वो कम्युनल है। बीजेपी आज भी कह रही है, एक जमाने में गडकरी क्यों मदद ली, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्यों बावजूद उसके बीजेपी ने उस पर अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। लेकिन एक चीज तो बताइए, कांग्रेस तो शुरुआत से इसको लेकर यही कहती आई है। और एक और चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, आपने पार्टी बदलने की बात कर ली, आपने कहा कि भाई वो दूसरी थी ये दूसरी है। 1925 में संघ था, फिर जनसंघ था, फिर बीजेपी है। पार्टियां तो लगातार बदली, लेकिन आज भी संघ से ही जोड़कर बीजेपी को देखा जाता है। संघ से जुड़ी हुई है, तो मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं वहीं से निकला है। आप बताइए, संघ भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है कि नहीं? मैं तो नहीं, ये तो उल्टा है सर। ये नहीं ये तो नहीं सर, संघ संगठन नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मात्र संगठन पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नहीं है सर। संगठन नहीं है सर, संघ बीजेपी का संगठन नहीं है। बीजेपी पॉलिटिकल विंग है संघ की। हाँ, तो है ना संघ की। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन संघ की 1925 से एसोसिएशन आज तक आप दिखा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग के लोग तो यही है ना सर। वो मुस्लिम लीग, आप तो वही सर, मुझे लड़ना नहीं है आपसे, लेकिन देखिए बात यही, अब पोलराइजेशन पर आ जाते हैं दोनों तर्क आ गए। राज्यपाल जी ने बड़े पोलराइजेशन की एक और बात करते हैं, वो थोड़ा वो इस उम्र में थोड़ा पॉलिटिकली मैच्योर हुए, आई एग्री, बोलने लगे आजकल, थोड़ा अच्छा बोल लेते हैं, हंसा देते हैं राहुल जी, तो अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन आजकल मीडिया का जो जमाना है, इसमें जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो इतने बड़े हो गए हैं कि बहुत छोटी सी बात को उठाकर बहुत बड़ा विषय होता है। जिस तरीके से वो मुस्लिमों को कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इसका रिवर्स पोलराइजेशन इफेक्ट जो है ये देश भर में जा रहा है। हिंदू देख रहा है कि देश का एक नेशनल पार्टी का कथित नेशनल प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के बाहर जाकर इस तरह की बातें बोल रहा है, मतलब हमसे तो एसोसिएशन रह ही नहीं गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा फायदा उठा होगा। बोलिए, आप बढ़िया ट्विस्ट करते हैं। हाँ, नहीं, बोलिए, जो इस देश का मेजॉरिटी हिंदू समाज है, क्या वो एक आम मुसलमान को कम्युनल मान के ही चलता है? ये क्या हमारी सोच है? हमारे इस हिंदू समाज में हमने अब मुस्लिमों को भी अपने एक परिवार का हिस्सा की तरह माना है कि नहीं माना है? उनको हम ट्रीट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल गुथा हुआ है हमारा ये जो भारतीय समाज है, और उसमें IUML के नाम पे अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उससे हिंदू समाज ऑन द होल नाराज हो जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है। 80-20 की बात कर रहे हैं। नहीं, वो एक कम्युनिटी जो है 80 जो बीजेपी के पास काम आसान हो गया, जो बात रामगोपाल जी ने भी की। 80 को जो नहीं 80 जो वो अपना मान के बिल्कुल चल रहे हैं, जिसको कि अपना कैप्टिव बिल्कुल सपोर्टर मानते हैं, वो 80 भी उनके साथ कितना है ये हमें दिख चुका है और आगे भी दिखेगा। वो सच नहीं है कि वो कैप्टिव उनका लॉयल वोटर है। रामगोपाल सर जी, मैं एक बात कहूं जी, देखिए, नेता और आम मतदाता दोनों का एक फर्क है। आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान ने, बहुसंख्यक मुसलमान ने कभी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। देखिए, आज़ादी के बाद वो नेहरू को मानता रहा एक लंबे समय तक, फिर इंदिरा गांधी को मानता रहा, हेमवती नंदन बहुगुणा उसके नेता थे, मुलायम सिंह उसके नेता रहे,
कर्पूरी ठाकुर उसके नेता रहे, लालू यादव नेता रहे। आज तक तो उसकी धर्मनिरपेक्षता पर जो आम मुसलमान की बात कर रही है, कभी किसी ने कोई शक नहीं है। और हिंदुओं में भी कभी भी किसी भी तरह की धार्मिक या इस तरह की जो पार्टियां हुई, कभी वोटर नहीं जाता। क्या नाम था जो ये मथुरा के कौन बाबा थे वो, नहीं अरे जो जय गुरुदेव बोरा बांधते थे, इलेक्शन लगे 2% भी वोट नहीं मिलता किसी को। इस देश की जनता, आम जनता, देखिए क्लासेस और मासेस में एक डिवीजन है। मासेस कभी भी, हम आज गांव-गांव में भी हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, साथ रहना उनकी एक सामाजिक आर्थिक मजबूरी भी है। वैसे भी बहुत ज़माने तक, मैं अयोध्या का हूँ, जाइए वहाँ की जितनी दुकानें हैं आप देख लीजिए, या गोरखनाथ टेम्पल के बाहर की दुकानें सब देख लीजिए, सब उसी तरह रहते हैं। ये तो जब इलेक्शन और नेताओं की फौज निकलती है, जो क्लासेस जिसको आप कहते हैं ना, ये क्लासेस आती हैं, नहीं सर, विस्फोट भी होता है। मैं ये सामाजिक बात होगी, मैं राजनीतिक बात पे आ रहा था। जब इन्होंने एक बात कही तो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी है जिससे मासेस की बात करते हैं, वो सेकुलरिज्म नहीं जानता, वो जीता है, उसको परिभाषा से मतलब नहीं है, वो जीता है। मेरे घर गांव का एक किस्सा बता रहा हूं। जब पहले ट्रैक्टर नहीं था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक रामू नाई था और एक रसूल, दोनों के एक बैल थे, एक कोई जोत नहीं सकता था। तो एक दिन वो छोटे से खेत था, उसके खेत में चलता था, तो वो लेबर का काम रसूल करते थे रामू के, अगले दिन उसके खेत में चलता था वो दोनों बैलों की एक हर, जिसको बोलते थे, एक हर की खेती करते थे। मैंने देखा है साथ रहते हुए, जीते हुए, उनको कुछ पता नहीं सेकुलरिज्म क्या होता है। बहुत अच्छी बात की सर, सर बात को सपोर्ट करते हुए अयोध्या विवाद जिसको लेकर सबसे ज्यादा वितंडावाद हुआ इस देश में, तो दोनों पक्षकार जो थे साथ जाते थे रिक्शे में बैठ के, दोनों अंसारी और क्या नाम थे, एक तांगे जाते थे, और यही नहीं, जिसके पास पैसे होते थे वो पैसे देता था तांगे वाले। बाद में एक टैक्सी से जाने लगे। मैं सामाजिक संरचना से निकलकर राजनीतिक चर्चा पे आना चाहूंगा। और जो बात रामकृपाल जी आपने की, मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये पासा चल रही है कि हम असली, मतलब मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है, तो क्या अखिलेश यादव, मायावती, एनसीपी, ये पार्टियां परेशान होंगी? निश्चित तौर पर। देखिए, मैंने एक बात कही आपसे कि सिंपल एक बात जान लीजिए। मैं सुमित जी, अगर इस देश में 70-75 साल का जो इतिहास रहा है, आप ये देखिए कि यहाँ पर 5 साल केंद्र में वही चलता है, अगर नेता कांग्रेस का हो या नेता भाजपा का हो, यही प्रयोग है। एक बार यह प्रयोग किया गया कि एक पार्टी जो अदर देन कांग्रेस और होती हुई जनता पार्टी थी, जिसको पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन वो 2.5 साल चली, और उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई 1 साल भी नहीं चला है जी। तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में यह डिमांड है कि यूपी और एनडीए लीडरशिप अगर कांग्रेस के हाथ में है तो 5 साल चल जाएगा। नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं रहा, चली, या फिर बीजेपी। लेकिन यह कैसे होगा? कांग्रेस को 150 सीटें जब 2004 में 144 या 145 सीटें आई थी, याद रखिए उस समय कांग्रेस के सबसे बड़ा साथ दिया था वामपंथ ने। कितना, 40 या 45 सीटें वामपंथ की थी, और आंध्र और तेलंगाना कांग्रेस को अंदर से सपोर्ट करता था। आज ना वामपंथ है ना आंध्र तेलंगाना है। जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस की कोर स्ट्रेंथ है, जिसको कहते हैं गुठली, वो गुठली किस चीज़ की थी? दलित था, माइनॉरिटी थी, और सवर्णों में एक छोटा सा परसेंटेज था। तो आप अगर कल को राष्ट्रीय पार्टी ग्रुप में आना चाहते हैं तो वोट तो वही आएगा आपके पास। कहां से आएगा? क्योंकि देखिए, पिछड़ा वोट कभी भी कांग्रेस की कोर स्ट्रेंथ कभी नहीं रहा। शिवराज साहब, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय पार्टियां परेशान होंगी। कि राहुल गांधी ने पंचर कर दिया अपने इस मूवमेंट को, जो विपक्षी एकता की 12 जून को बैठक होने वाली है, हम जून के महीने में हैं, पटना में सब इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने तो कर्नाटक के इलेक्शन के दिन ही कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ी
दुविधा बाधा साबित होगी। मैंने उस दिन नहीं कहा था। मैं आता हूँ सर, बिल्कुल आता हूँ इसी बार। हाँ 2-3 चीजें इसमें सुमित जी। जी। एक तो रामकृपाल जी ने जो एनालिसिस की 100% मैं उससे सहमत हूँ। एक बात विनोद अग्निहोत्री जी ने कही कि भाई मठ से आते हैं तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जब चुनाव लड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा या इस हैसियत से लड़ा कि वो मठाधीश हैं? मठाधीश की हैसियत से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, उनकी अपनी आस्था है, उस आस्था को लेके वो बहुत ज़्यादा कट्टर है और उस कट्टरता को जनता स्वीकार कर रही है। ये इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का उदाहरण नहीं है? क्या हमारे देश ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो सेक्युलरिज्म इतने सतही स्तर पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है IUML, अपने नाम में मुस्लिम लीग लगा रही है। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को मुस्लिम लीग का जो बैकग्राउंड है पता नहीं है? हमारे देश का विभाजन हो गया भाई उस लीग की वजह से। आप उस लीग को अपने नाम के आगे लगाकर कौन से गर्व की बात कर रहे हैं? कौन सी विचारधारा का? ठीक है, आपने दो बातों का जवाब दिया। आप विनोद जी कुछ बोलना परवीन आ रहा है जी। वो मुस्लिम लीग भी लगाती है और इंडियन भी लगाती है साथ में। हम लोग इंडियन भूल जाते हैं। इंडियन हम यूनियन सब फर्क क्यों नहीं पड़ता है? इंडिया तो नहीं, फर्क पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता सुब्रता जी? अगर इंडियन न लगाती, खाली मुस्लिम लीग लगाती तो जब मुस्लिम लीग पहले जब बनी थी तो क्या भारत की अवधारणा नहीं थी? नहीं, उसमें भारत का इंडियन ही नहीं, पार्ट उसमें इंडियन नहीं था। उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग था। उसमें सिर्फ जिन्ना की मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम लीग था, इंडियन नहीं था। तो बट इंडियन सॉइल से ही ऑपरेट कर इंडियन रहे थे। सॉइल से ऑपरेट करना, मैं दोनों का फर्क बता रहा हूँ। सॉइल से तो इंडियन सॉइल से तो बहुत सारे संगठन ऑपरेट करते हैं और जो जिनको हम लोग बैन भी करते हैं। तो वो PFI भी इंडियन सॉइल से ऑपरेट कर रहा था, बैन है। सिमी भी था। IUML जो है उसने संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करवाई केरल में। IUML जो है उसके भी प्रत्याशी जीत के ही आते हैं चुनाव। जैसे योगी जी जीत के आए, वो भी जीत के आते हैं। तो खाली मुस्लिम, मैं अकाली दल का उदाहरण दिया कि वो तो अकाल तख्त से सीधा निकला हुआ है। तो या तो सबको बैन कर दीजिए, मैं तो सहमत हूं इनकी बात से, या तो सबको बैन कर दीजिए कि भाई धर्म के नाम पर कोई दल नहीं चलेगा, धार्मिक पहचान के नाम पर कोई दल नहीं चलेगा, नंबर 1। और धार्मिक आधार पर जो व्यक्ति, मान लीजिए चाहे वो मौलवी हो किसी मस्जिद का, कोई पादरी हो किसी चर्च का, ग्रंथी हो किसी गुरुद्वारे का, या किसी मठ का महंत हो, वो चुनाव लड़ेगा कि क्या लड़ेगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और लड़ेगा तो फिर क्या मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि संविधान की जब शपथ लेते हैं तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, मतलब उसमें जो है भारतीय संविधान की शपथ ली जाती है संघ। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं खाली ये मैं योगी जी के चुनाव पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो लड़े। और सवाल ये है कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान के संविधान को स्वीकार किया है, वो पार्टी चल रही है, उसको चुनाव आयोग मान्यता दे रहा है और उसके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं। उसमें अकाली दल भी है, शिवसेना भी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, सब ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है। तो ऐसे में किसी एक पार्टी को खाली आइडेंटिफाई करके ये कम्युनल है, भाई कम्युनल कोई एक्शन तो हो, कोई उसके खिलाफ मुकदमा हो, कोई उसके खिलाफ ऐसी चीज हो, कोई कारण मिला हो कहीं, तो आप कैसे? तो इसलिए जब खालिस्तान अगर राहुल गांधी का जवाब नहीं देते कि वो सेक्युलर है तो शायद बीजेपी को मुद्दा भी नहीं मिलता। नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी कहते कम्युनल है, नहीं क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जबरन मुद्दा बना लिया क्या? बीजेपी को तो मुद्दा बनाना ही है। जो अभी हमारे मित्र, हमारे अनुज जो है शिवम जाई कह रहे हैं कि भाई इसका फायदा होगा, तो बीजेपी वो फायदा देख रही है ना। मैं बीजेपी के मुद्दे बनाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से वो देखते हो मुद्दा बनाती है। वो बीजेपी का राजनीतिक, आपकी बात का जवाब वो है। सुमित जी देखिए, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, ससम्मान। हमारी मानसिकता संकुचित हो सकती है, संविधान की नहीं है। इस देश में एक ऐसे सांसद भी है सिमरनजीत कौर मान, जो खुलेआम जो है बात करते हैं खालिस्तान की, और वो इस देश की संसद में बैठते हैं। हर तरीके का आदमी वहां पर जीत कर जो जाता है उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन पार्टियां समय के हिसाब से, चीजों के हिसाब से एक दूसरे को कम्युनल कहती आई हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह टैग तो हमेशा लगा है और बाकी सारी पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। आप नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं मुस्लिम लीग कम्युनल है। राहुल गांधी नहीं मानते होंगे इस देश का एक, तो बंद करा दीजिए ना मुस्लिम लीग को। बंद क्यों करा दे सर? ये वो हमारा संविधान इतना कमजोर है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन उनको प्रूफ मिलेगा उसको बंद भी कराएंगे। लेकिन हम और इस देश के सारे हिंदू मानते हैं कि वो कम्युनल है पार्टी। नहीं, सारे हिंदू सारा हिंदू कैसे मानते? हिंदू नहीं है क्या? सारे हिंदू, मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे हिंदू मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे हिंदू मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे हिंदू मानते हैं। आप मानते हैं नहीं? चुनाव के समय वो भी बीजेपी को ही वोट डालेंगे। अभी मजबूरी अब तो कहना पड़ेगा ना, वो निभाना पड़ेगा। ऐसा सुन लीजिए, ये तो मुझे छेड़ने के लिए कह रहे हैं, लोग प्यार करते हैं। आप मत छिड़िए। मैं खाली ये कह रहा हूं कि जो भी रामपाल जी ने कहा कि सारे हिंदू ना
सारे हिंदू ना बीजेपी को वोट देते हैं, ना सारे हिंदू बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। ये वोटों का बंटवारा तमाम सारे मुद्दों के आधार पर होता रहता है। भाई 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस हिसाब से तो 1993 में भारतीय जनता पार्टी की 325 सीटें आनी चाहिए थी, 350 सीटें आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, आई 176। और शपथ किसने ली? उन मुलायम सिंह ने शपथ ली जो गोली चलवा चुके थे। तो और जो उनको वोट देने वाले सपा बसपा के वोटर थे वो हिंदू नहीं थे क्या? वो भी हिंदू थे सारे, मतलब उसमें जो दलित और पिछड़े और जो भी थे। तो ऐसा नहीं, वोट अपने अपने हिसाब से पड़ता है और नहीं पड़ते अलग मुद्दे होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि सारे हिंदू, बहुत सारे हिंदू तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जानते भी नहीं होंगे केरल में कोई इंडियन मुस्लिम लीग है, मतलब तो कैसे कम्युनल माने के नहीं, अगर उनको नहीं पता तो हम पहुंचाएंगे उन तक ये बात। और दूसरी बात, जो मुलायम सिंह जी जीते उस जमाने में मीडिया और सोशल मीडिया का वो स्तर नहीं था, जो चीजें थी नहीं जाती थी। एक मैं किताब में मीडिया को आप टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टूल की तरह नहीं, अब इंफॉर्मेशन का युग है ये। कमाल बात है, गांधी ये तो कह रहे हैं भाई अमर उजाला अगर 1 मिलियन प्लस फॉलोअर रखता है यूट्यूब पर, तो हमारी बात भी तो जानी चाहिए उस पे। और अंत में मैं एक चीज बिल्कुल जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने कहा, उस जमाने में चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, लोगों को जाति में तोड़कर, तमाम चीजों में तोड़कर, कॉम्बिनेशन MYC जो भी आप बनाए वो बनाकर जो है जीते। आज हम कौन सा पुरस्कार दिया उनको? आज हम पद्मभूषण। कौन सा पुरस्कार दिया? तोड़ने वाले मुलायम सिंह को किस सरकार ने दिया? मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैं एक चीज बताता हूं, मेरी आप राजनीति से सहमत हो या ना हो, जब मैं 50, 60, 70 साल का हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे निजी तौर पर इस देश में किए गए काम है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अगर आप मुलायम सिंह यादव जी को सोचते हैं कि उनकी राजनीति के नहीं, उनका जो कद था, उन्होंने जो सम्मान पाया, एक सेक्शन उनको मानता है, मैं भी मानता हूं, वो देश के बड़े नेता थे, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में जितना ज्ञान समझ उनको शायद थी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो 93 में बेशक वो बात ना हो पाई हो, लेकिन अब इकट्ठा करके हिंदुओं को 400 सीटें जरूर लाएंगे। सर और लोग भी हैं। पद्मभूषण देने से एक बात साफ हो गई, जिन मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाता था, उनको पद्मभूषण दे करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान लिया कि जो 90 में गोली चली थी और कार सेवक मरे थे, वो संविधान और बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कदम सही था। हम तो फिर से कहेंगे उनको वो मौलाना सही था। प्रवीण सर मैं आता हूँ, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? काफी देर से आपके हाँ, मैं और अच्छा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई। पहली चीज़ तो जो जय गुरुदेव के बारे में बात कही गई, इस देश में मतलब अभी इस चर्चा में तो बहुत खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई, इतना खूबसूरत है भी देश हमारा, लेकिन वोटिंग पैटर्न ऐसा नहीं होता है। निश्चित तौर पर कोई बाबा जी चुनाव में खड़े होते हैं तो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे बाबाओं के साथ में खड़ी हो जाती है चुनाव के समय पे, ये देखने वाली बात है। और उनका इम्पैक्ट है, ऐसे आप इनकार नहीं कर सकते कि उनका इम्पैक्ट होता है। अब वो खुद चुनाव लड़ते, जीतते नहीं जीतते, लेकिन ये गलतफहमी उनको तभी आती है कि यार हमारे सपोर्ट से कोई जीत जाता है तो हम ही खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे और हमारे पास ज़्यादा ताकत होगी। लेकिन नहीं, वो राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं। और इधर बाबाओं वाली बात, जो कि अभी एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई, और ईश्वर करे कि ऐसा ही हो हमारे देश में, इतना ही खूबसूरत हो। लेकिन आप वोटिंग पर अभी बातचीत आपने राहुल गांधी उनके कमेंट से, पोलराइजेशन से शुरू करी। इस देश में क्या पोलराइजेशन की राजनीति नहीं हो रही? पहली चीज़ बिल्कुल 100% सभी सहमत होंगे कि हाँ हो रही है, कोई भी हो किसी विचारधारा को। क्या जितने प्रयास होते हैं, जितने बयान दिए जाते हैं, वो पोलराइजेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं दिए जाते हैं? बिल्कुल। शुभ्रास्ता जी ने बड़ी अच्छी बात शुरुआत में ही कह दी थी, जब ये चर्चा आपने शुरू की थी, विपक्षी एकजुटता पर जो आप प्रश्न कर रहे थे। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता क्या असर रखता है, और यहाँ कौन आमने सामने। अभी तृणमूल कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस का जीत, जिस उपचुनाव पर हम कह रहे थे कि कांग्रेस की बड़ी कामयाबी है, वो विधायक चला गया तृणमूल कांग्रेस में, आ गई तृणमूल कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त लड़ाई है पश्चिम बंगाल में, और उस लड़ाई पर केंद्रित है कांग्रेस का पूरा फोकस। आप अलग अलग से देखिए, आप सिर्फ कर्नाटक तक सीमित मत रहिए, विपक्षी एकजुटता तक मत रहिए, एक एक बयान का अगर आकलन आप अलग अलग राज्यों, बिहार की पॉलिटिक्स आप क्या सोचते हैं? ओवैसी यहां से उठकर हैदराबाद से वहां जाते हैं, 4-6 जिलों में, सीमावर्ती इलाकों में जमकर प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? और उनको सीटें आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि ये पोलराइजेशन। आप अभी मुलायम सिंह यादव पर बात चला रहे, अखिलेश यादव पर बात करिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो किया, और जिस तरह से मुस्लिम मतदाता एकजुट टूट पड़ा उनके साथ में, मायावती परेशान हो गई। उन्होंने ये तक अगले दिन ही ट्वीट कर दिया कि दलित और मुस्लिम मिलते तो बीजेपी को हरा देते। उनको ऐसा लगा कि दलित उनके साथ आ गया, मुस्लिम चला गया समाजवादी पार्टी के। ये कौन सी राजनीति हो रही है? और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस सारी राजनीति के बीच
इस राजनीति के बीच में कहीं पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, ये सारे बयान इस बात को इंगित करके और जनता पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, तो बहुत ही गलत धारणा है। जनता, ये इस देश की जनता, मैं तो कहना भी चाहूंगा, मैं खुद एक मतदाता हूं, हालांकि अब क्या है, जब आप राजनीति को समझने लगते हैं करीब से तो थोड़ी आपकी सोच बदल जाती है, लेकिन सामान्य जन उन पर एक छोटे छोटे मुद्दे का आप देखिए कि जो चर्चा हम यहाँ करते हैं, पान की दुकानों पर भी अलग स्तर पर यह चर्चा होती है, लोग अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से चर्चा करते हैं, उन चर्चाओं में आप देखिए ये मुद्दे कितनी तेजी से गरमाए रहते हैं। अरे वो इकट्ठा हो रहे हैं, तुम भी इकट्ठे हो जाओ, अगर वो इकट्ठे हो गए तो इस देश में ये हो जाएगा। ये क्या है, कौन सी राजनीति है? ये राजनीति इस ओर इशारा कर रही है कि जितने बयान, आप चाहे मुस्लिम लीग के बयान, इंडियन मुस्लिम लीग के बयान की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है वो किसी धर्म से, धर्म की राजनीति तो गहरे तक जुड़ी हुई है। नाम में क्या रखा, आप नाम लगाओ ना लगाओ, कोई पार्टी। कमिंग बैक टू राहुल गांधी, आपने कहा कि पान की दुकानों पर, सड़क चौराहों पर जो बात होती है, एक और कमेंट राहुल गांधी ने किया वहीं अपनी यात्रा में पहले दिन, कि भाई मोदी जी की आलोचना करते हुए कहा कि वो अगर भगवान के सामने ही बैठेंगे तो भगवान को बता देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के लिए विदेश मंच पर बोलना, क्या इसका सियासी तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा? ये बहुत बढ़िया आपका सवाल है और थैंक्स टू यू कि आप इस मुद्दे को लेकर आए, क्योंकि ये मिस हो रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ज़्यादा आक्रामक होना, पर्सनल अटैक्स करना, ये कांग्रेस की रणनीति दिखाए। वो कांग्रेस की नहीं है, ये विपक्ष की। आप अरविंद केजरीवाल के बयान सुने, भारतीय राजनीति मैं जितने समय से कवर कर रहा हूं, मैंने नहीं देखा कि इतना खुलकर इस तरीके के बयान, और प्रधानमंत्री मोदी का कद ऐसा बन गया या है अभी आज की वर्तमान राजनीति में कि उनके खिलाफ इस तरह का कोई शब्द बोला जाएगा, उनको झूठा बोल दिया, अनपढ़ बोल दिया जाएगा, चोर तक कह रहे हैं। किस तरीके के बयानों का इस्तेमाल हो रहा है? अब ये बयान आपने जो, अब आपका प्रश्न है कि इसका फायदा कितना होगा। देखिए, एक जब बड़ा कद होता है तो के खिलाफ बहुत पर्सनल अटैक करके उसकी इमेज को खराब करके, राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ था। राहुल गांधी खुद कहते पूरी मशीनरी काम कर रही थी, करोड़ों रुपया लगा दिया मेरी इमेज को खराब करने के लिए। प्रियंका कहती हैं कि इनको पप्पू कहा जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इनके पास में। अब वही स्ट्रैटेजी को काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल। फायदा होगा, नुकसान होगा कांग्रेस को? ये तो आने वाला समय बताएगा, पर मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, उनके रणनीतिकार हैं वो ये मान रहे हैं कि निश्चित तौर पर इससे उनको फायदा होगा। अब कितना जमीन पर होता है तो कई बार रणनीतियां फेल। रामकृपाल जी को जाना है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपको इजाजत दूंगा मैं, और यही सवाल कि राहुल गांधी का ये जो सीधे अटैक करना प्रधानमंत्री मोदी को, और ये कहना कि वो जहाँ, मतलब एक तरीके से झूठा कहना उनको, जिन्होंने शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन ब्रह्मांड में भगवान के साथ बैठेंगे तो ब्रह्मांड कैसे चलता है वो सिखा देंगे, और फिर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मीम बना बना के ऑफिशियल हैंडल से दिखाना, प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयानों को सामने लेकर आना, इससे क्या कांग्रेस पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? क्या लगता है आपको? ये तो कांग्रेस पार्टी ही बताए क्या चाहती है, लेकिन मैं अपना अनुभव एक बता सकता हूँ, जो मेरा अनुभव ही नहीं, जो हकीकत है। सब लोग इस बात को, सुमित जी, क्या होता है कि बहुत सारी समाज है, समाज में अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, जाति है, हम लोग निश्चित तौर पर जातियों में बटे हैं, क्षेत्रीयता है, जातीयता है, धार्मिकता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपसे बताऊं, आज़ादी के बाद से जब जब आम इलेक्शन हुआ है, एक समय तक कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आती रही। नेहरू जी का प्रभाव था बहुत बड़ा। 67 आते आते थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ, लेकिन जो मैं केंद्रीय सत्ता, आम मतलब देश का जो इलेक्शन होता है, आप देखिए 71-72 में इंदिरा गांधी ने एक क्या हुआ कि उनको 69 में निकाल दिया था, और एक कमला त्रिपाठी थे उनके साथ, और कोई नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस ओ, यानी सारे बड़े नेता, निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, जितने बड़े नेता थे सब कांग्रेस संगठन में थे। इंदिरा गांधी निकली, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी इसमें नहीं वेस्ट की कि कांग्रेस संगठन के लोगों को चरित्रहरण करें या गालियां दें। उन्होंने 3 पॉलिटिकल नैरेटिव रखा: बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, गरीबी हटाओ। और जो परिणाम आया आप जानते ही हैं, सारे लोग ध्वस्त हो गए, इंदिरा गांधी जीत गई। लेकिन वही इंदिरा गांधी 75 आते आते इमरजेंसी लगानी पड़ी, और 77 में जयप्रकाश नारायण, मेरा कहना यह था कि 77 में जयप्रकाश नारायण, उसके बाद मिसेस गांधी की जो ट्रेजिडी हुई, फिर मिसेस गांधी आई दोबारा, और उसके बाद राजीव गांधी का 400 सीटें पाना,
इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसी तरह से है जैसे गंगा में तमाम नाले मिलते हैं, तमाम गंदगियां मिलती हैं, वो सबको समेटने के बाद फिर भी बंगाल तक गंगा ही रहती है। तो इस देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जाति है, क्षेत्रीयता है, पोलराइजेशन है, फलाना है, लेकिन जो रिजल्ट आता है ओवरऑल, आप उसको नहीं कह सकते कि बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन या बिकॉज ऑफ दैट पोलराइजेशन। वो रिजल्ट 77 की लड़ाई जयप्रकाश जी ने के नाम पर थी, इसके पहले नेहरू जी हुआ करते थे, उसके बाद इंदिरा गांधी रही, और राजीव गांधी को भी जो मिला वो इंदिरा जी की शहादत से मिला, उसमें किसी तरह का पुल है। और उसके बाद ये थोड़ा चलता है, फिर जब से कांग्रेस ने ऑफेंसिव यानी एक क्या बोलते हैं नैरेटिव गढ़ना छोड़ करके रिएक्शन में आ गई, जब वो एक्शन के बजाय रिएक्शन में आ गई। हमेशा कांग्रेस एक नारा देती थी गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति, फलाना एक सपने दिखाती थी। जब वो आ गई कि मंदिर, जब बीजेपी ने कह दिया उसके ट्रैप में आ गई कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कैसे मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाना गलत है, जैसे रिएक्टिव पॉलिटिक्स में आप गए उसके बाद से तो ये राहुल गांधी का जो बयान था मोदी जी के लिए, ये रिएक्टिव था देखिए या एक्शन था? मैं आता हूँ, मैं आपके मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रेटजी भी हो, मान लीजिए जी। तो भी देखिए इस तरह के बयानों, मैंने कहा ना कि जब ओवरऑल रिजल्ट आता है कोई माने तो नहीं। इस तरह के बयान और फलाना चीजें, और एक ग्राम सभा में वो फलाना, देखिए नहीं, वो जैसा रिजल्ट की आप सोच रहे हैं वो वैसा रिजल्ट ना आए, इसीलिए शायद तो बोल रहे हैं राहुल गांधी। मैं इसलिए कहता हूं कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, वो कहने के लिए हिंदुस्तान में सन 52 से लेकर के आज तक वो एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म या रेफरेंडम हो जाता है। जैसे 14 का इलेक्शन था, मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल बात, कुछ भी आप कहते रहिए। 2019 का भी करीब करीब वही था। मेन जो चीज़ होती है, अब जो 2024 का होगा उसमें बहुत सारी छोटी चीज़ें चलेंगी, लेकिन ईमानदारी की बात अगर आप देखेंगे, मैंने कहा कि नेहरू, जेपी, जब भी इंदिरा गांधी, ये नरेंद्र मोदी, ये जाते 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 वो रेफरेंडम हो जाता है। योर टेक। ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी पे पर्सनल अटैक, तो सुमित जी ये सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब भी कोई एक पर्सनैलिटी लार्जर देन लाइफ हो जाती है, खास करके पॉलिटिक्स में, तो वो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसके आसपास गढ़ना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ हमने जब इंदिरा गांधी थी तब भी देखा था, उस वक्त इंदिरा गांधी वर्सेस अदर हो गया था। दरअसल वो जो आज व्यक्ति भी- आइकॉन बनता है वो खुद करता है इस तरह की चीजें, वो तो उसको फिर- विपक्ष को आसान हो जाता है कि एक ही आदमी को टारगेट करने बजाय इसके 5 आदमी को। टारगेट करना आसान हो जाता है, और ये नैरेटिव बीजेपी ने खुद गढ़ा है। वो मोदी वर्सेस एवरीबॉडी एल्स वाला जो नैरेटिव है वो बीजेपी ने खुद गढ़ा है। तो अब कांग्रेस को तो एक फोकस टारगेट मिल गया है ना, तो कांग्रेस क्यों नहीं उस टारगेट का फायदा उठाए। दूसरा जो आपने ये जो बात प्रवीण ने कही, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि विदेश में जाके बोलना, प्रधानमंत्री के लिए बोलना, ये उल्टा भी पड़ सकता है क्या? ये राहुल गांधी की स्टाइल है, और वो जो यहाँ बोलते हैं वही जाके उन्होंने विदेश में भी किया, और उसमें उनका क्या इंटेंशन है ये तो, और उसका क्या आउटकम होगा ये तो वो जाने, लेकिन वो जो बात यहाँ कहते रहे हैं वही बात वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें दिख रहा है। सही गलत तो मुझे नहीं लगता है कि उनको देश की चर्चा बाहर भी करनी चाहिए, मुझे तो उसी से आपत्ति है, लेकिन वो जो यहाँ कह रहे हैं वही वहाँ कह रहे हैं। शुभ रास्ता कुछ बोल रही सर, मैं लास्ट कमेंट के लिए आ रहा हूँ बस। शुभ रास्ता। जी, सुमित जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के ये बात मैं अग्री करती हूँ कि चुनाव का अंतिम जब नैरेटिव जो होता है, जब आप बैलेट बॉक्स के पास आप जा करके वोट कास्ट कर रहे होते हैं, वो एक या दो शब्द, एक या दो नारे ही होते हैं जिनसे आप डिसाइड करते हैं। इस बीच जो ये जो गहमा गहमी अभी होती रहेगी, राहुल गांधी जी को किसी ने समझा दिया है कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का कद एक है। उनको थोड़ा आत्म आकलन करना चाहिए कि आप डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं और आप एक ऐसे लीडर की बात कर रहे हैं जो आज आप नागालैंड के सुदूर किसी गांव में जाए, वहां भी उनकी पॉपुलैरिटी है। पहला ऐसा व्यक्ति हूंगा मैं जिसको मानहानि के लिए इतनी बड़ी सजा मिली कि मैं डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये भी रो उन्होंने सकते हैं, वो रो सकते हैं, वो 10 मंचों पर जाकर के रोएं, लेकिन ये बात उनको ये बौद्धिक रूप से या मासी अपील या क्लासी अपील, दोनों में राहुल गांधी आज कहीं नहीं टिक रहे हैं। ये इस बात को हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जज ने फैसला दिया, उसका प्रमोशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वो भी तो कहानियां साथ में चल रही हैं। जी, विपक्ष उसको भी नरेट करेगा। वो कहानी वो नरेट कर सकता है विपक्ष उस कहानी के। मेरा कहना है कि ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना और बीजेपी के लोगों का बार बार कहना कि ये डिस्क्वालीफाइड एमपी है, डिस्क्वालीफाइड एमपी है, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा है? मेरा मानना है कि उल्टा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि
चूंकि मैं खुद बिहार से हूँ, यूपी में ब्याही हूँ, तो मैं अमेठी और बिहार इस नॉर्थ इंडियन संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, जो कि डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है। राहुल गांधी अमेठी से जब हारे, उसके बाद पलट के अमेठी गए नहीं एक बार। तो एक ऐसा गैर जिम्मेदार नेता जिसने आज तक संसद में भी वायनाड को लेकर के कोई इशू नहीं उठा, आप लार्जर इश्यूज उठा रहे हैं लेकिन वायनाड की किसी एक समस्या को लेकर के आप नहीं चले, तो ऐसे नेता की क्रेडिबिलिटी पे मुझे नहीं, देश को भी शक है। और आप ऐसे नेता को लेकर के आप प्रधानमंत्री मोदी से कंपैरिजन खुद का कर रहे हैं और आप बाहर जाकर के ऐसे अटैक कर रहे हैं, तो ये पैलेटेबल नहीं है। बीजेपी के काम आसान हो गया मतलब बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है समुच्चय की जो अनुभव होता है, समुच्चय की जो अंतर्दृष्टि होती है, कलेक्टिव विजडम को हिंदी में क्या कहेंगे मैं नहीं, समुच्चय की अंतर्दृष्टि मुझे लगता है वो ठीक होती है। इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस को फायदा हो सकता है लेकिन नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा इससे, ऐसा मैं समझता हूं। जहां जहां कांग्रेस टूट के क्षेत्रीय दल अलग बने, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और सरकार बनाई, उन्होंने कांग्रेस को वहां से खत्म कर दिया। और आप यकीन मानिए कि कांग्रेस अगर कहीं ना कहीं इस तरीके से मजबूत होती है, उसका बाय डिफॉल्ट फायदा बीजेपी को, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर जब भी बीजेपी लड़ी है वहां पर मैं अभी यहां पर एनालिसिस ही करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां पर सच बात यह है कि वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। जब आप ये बयान जो इन्होंने मुस्लिम लीग वाला दिया है, तो जाहिर है सबको एकदम रिएक्टिव पॉलिटिक्स याद आ गई, और जब ये काम वो जाकर राज्य में करेंगे तो कहीं ना कहीं एक वो विपक्ष की एकता और ये मिथ के हम सब साथ होकर चल सकते हैं, ये सब टूटेगा अल्टीमेटली। लेकिन एक चीज जरूर है, जिस जज की आपने बात करी वहां पर 74 जजेस का एक साथ जो वो था वो रोका गया, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, आप एक स्टैंडर्ड बना लीजिए कि या तो जुडिशरी सही है या नहीं है। आपके केस में सही नहीं है, दूसरों के में सही है, राहुल जी के में गलत है, खेड़ा जी के में सही है, ये सब नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री ने करीब 20 साल ये सब सहा है। अगर आप में दम है तो सही है, वरना रोते रहिए। मैंने आज तक एक भी कोई ऐसी बाइट अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नहीं देखी। एक अभी रिसेंट में मैंने कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मुझे बुलाया था, 10 घंटे इन्वेस्टिगेट किया, मैं आ गया हूं, और भी अगर आगे बुलाएंगे मैं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदा कदा रिपोर्ट्स जरूर छपी, लेकिन अंततः ये अगर आप राजनीति में, हाँ पॉलिटिकल माइलेज लेना एक अलग बात हो गई, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस तरह की बातें बोलते तो यकीन मानिए जिस सभागार में आप बोल रहे हो उसमें 25 जगह के अगर लोग बैठे हैं तो उसको अलग नजर से देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने लिए ही गलत कर रहे हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। देश की छवि खराब, देश की छवि मतलब जो है, बीजेपी देश हो गई क्या, ये सरकार देश हो गई क्या? सरकार के बारे में बोलना, इसके बारे में बोलना, अगर सरकारी देश है और एक पार्टी ही देश है फिर तो मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं तो कोर्ट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका मैं डिस्क्वालीफाइड एमपी सिर्फ इतना जी। और मुझे मैक्सिमम सजा हुई, यही कहा, फैक्चुअल यही स्टेटमेंट देख लीजिए। ये नहीं कहा मुझे सजा दिलवाई गई मैक्सिमम कोर्ट पे दबाव डालकर, ये नहीं कहा। ये कहा होता अगर उन्होंने कहा मुझे मैक्सिमम सजा मिली है कोर्ट से, हाँ मतलब मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं, पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो मैक्सिमम सजा, तो फैक्ट है, तो फैक्चुअल बोला है, उसमें क्या? लेकिन एक ये थोड़ी कहा कि मुझे भी उन्होंने कहा सरकार है कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं ऐसा हुआ, हाँ, ये भी उन्होंने हाँ, ये कहा है। तो ये तो पॉलिटिकल माइलेज की बात, लेकिन उन्होंने जुडिशरी ये नहीं कहा जुडिशरी के दबाव में फैसला दिया, ये तो नहीं कहा, ये नहीं कहा। अब यार मुझे ही बोल रहे हैं तो भाई सर ही बोल रहा है, देश की अदालतें सरकार के कब्जे में, ये बोल रहा है। लास्ट कमेंट भाई मैं तो जो फैक्चुअल बयान उनका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए। मैं दरअसल उस बयान पे आ रहा था कि जो मोदी जी के बारे में उन्होंने दिया कि मोदी जी, उन्होंने पूरा सेंटेंस है कि इस देश में, भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है जो जानते हैं, सब जानते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड किया उन्होंने, और फिर उन्होंने वो कहा कि अगर उनको वो गॉड के सामने बैठे हो तो गॉड भी को भी बताएगा कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। ये सटायर उन्होंने व्यंग किया। मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं करते, बचते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं सहमत हूँ इस बात से कि अगर ये नहीं कहते तो बचते तो। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि भाई जब मोदी जी कहते हैं कि इस देश में 2014 से पैदा होने पहले हमको शर्म आती थी लोगों को, तो वो भी ठीक नहीं था। जब वो गीता भेंट करते हुए कहते हैं हंसते हुए कि हमारे देश में सेकुलर लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, तो इस तरह के सटायर जो है पहले भी हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों, राहुल ना वो होना चाहिए ना ये होना चाहिए, सीधी सी बात है। हम एक तरफा नहीं कह सकते कि नहीं ये तो गलत, वो सही है या वो सही है गलत। इसीलिए मैं अरुण जेटली जी की याद दिला रहा हूं। अरुण जेटली जी का जो है, उन्होंने कहा कि विदेश में जाके कोई क्या बोले, आज के ज़माने में उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। इतना हाईटेक हो गया है कि एक कोने में बोलिए दूसरे कोने में समझ में आ जाता है, और फिर उन्होंने डिफेंड किया। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मतलब ये है, और अभी सुव्यवस्था जी ने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी मोदी जी के कदम में बहुत फर्क है। मोदी जी इस देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लगातार दूसरी बार चुनाव जीत के आए हैं, पार्टी को जिता के लाए हैं और ज़्यादा बढ़त से लाए हैं।
और उनकी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि है, राहुल गांधी एक पार्टी के पूर्व सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, कोई तुलना नहीं है। लेकिन मोदी जी के बरक्स तो बीजेपी खड़ा कर रही है उनको। उनकी हर बात पे जिस तरह बीजेपी रिएक्ट करती है, जिस तरह बीजेपी के मंत्री आगे आ जाते हैं, तो आप मोदी जी के बरक्स तो बीजेपी खड़ा कर रही है उनको। आप काहे खड़ा कर रहे हैं भाई उनको? राहुल, मैं तो यही कह रहा हूँ, कांग्रेस यही चाहती है कि आप बीजेपी के बरक्स उनको खड़ा करो। अब शिवम जी जितना बोलेंगे उतना राहुल गांधी फायदा होगा। इसलिए बेहतर ये है कि मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, चला जाता कोने में। इग्नोर करो तो कम से कम मोदी जी से ही सीखो, मोदी जी इग्नोर कर देते हैं। हाँ। 30 सेकंड मेरी ले लीजिए। सटायर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ लाफ है, कोई परेशानी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ सर, सटायर पे ले गए बात। मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे पहली ट्रिप में उन्होंने इस देश की अदालतों, मीडिया, इन सबको कहा है नेम करके। हाँ, तो इसीलिए उनकी आलोचना भी हुई, उनकी आलोचना भी हुई। चर्चा होगी, और मैं फिर से कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज मोदी जी को करना बिल्कुल गलत नहीं है। आप कीजिए, सटायर भी कर रहे हैं ना, आप कहते हैं बचना चाहिए तो ठीक है, वो जाने, करिए। लेकिन जब बात इस देश की संस्थाओं की, चीजों की आती है, तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के जो ये सटायर किया था ना, लेट मी पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, जो ये सटायर किया था वो देश की संस्थाओं के लिए नहीं किया था, वो व्यक्ति के लिए किया था, कुछ व्यक्तियों के लिए। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। हमको कुल मिलाकर इस बात को समझना चाहिए, खासकर तमाम पॉलिटिशियंस को, कि अंत में जब आप कहीं भी विदेश दौरे पर हैं और हिंदुस्तान की साख आप साथ लेकर चल रहे हैं, तो उसको उसका सम्मान दिला के रखना, उसका मान बढ़ाना, ये हम सबका काम है। और क्योंकि साख सम्मान की बात चल रही है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विपक्षी एकता को लेकर भी ये दौरा राहुल गांधी का बहुत मायने रखता है। जो बात यहाँ पर पैनल पर निकल कर आई खबरों के खिलाड़ी में, कि राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें की हैं, क्या आने वाले वक्त में इस विदेशी दौरे की वजह से भले ही आप मोदी का मुकाबला तो करने के लिए खड़े हो जाएं, पर क्या विपक्षी एकता में सेंध लगा रहे हैं, विपक्षी एकता को कमज़ोर कर रहे हैं? इस पर भी हम सबकी नज़र रहेगी। इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को पसंद करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मन से उजाला कर चले